गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती एम्प्राइज एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। क्लास 10th में बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर में अपन एक्सरसाइज 2.1 एक उदाहरण सहित कर चुके हैं ना। और एक्सरसाइज 2.2 अपन ने स्टार्ट कर दी थी लास्ट वीडियो में। आज उसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर है 3rd का 5th, आपकी बुक का ही है। 40, 36 और 126 का LCM व HCF ज्ञात करो। तो बेटा ध्यान से सुने, यदि 3 संख्याओं का LCM और HCF पूछा है तो केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। कौन सी का करेंगे? अभाज्य गुणन, चाहे सवाल में दे रखी है या नहीं दे रखी। ठीक है ना भाई। यदि 2 संख्याओं का HCF पूछ रहा है केवल, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे अपन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना भाई, कोई डाउट? यदि 3 संख्याओं का LCM व HCF दोनों पूछ रहा है तो केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखें, अपन इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 40 के करे मैंने, 2 से दिया 20, फिर 2 से दिया 10, फिर 2 से दिया 5 और फिर 5 से 1। फिर ऐसे ही 36 क्या निकाला, 2 से दिया 18, 2 से दिया 9, 3 से 3 और 3 से 1। फिर 126, तो 2 से 2 छिक्के 12, 2 दिया 6, 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से 7 और 7 से 1 बार। ठीक है ना भाई। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। फिर क्या करते हैं, इस तरीके से इनको घात के रूप में लिखते हैं। तो 2 का अंक 1, 2, 3 बार आया है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। फिर ऐसे ही अपन ने 36 को लिखा, तो 2 का अंक 2 बार, 2 की घात 2, 3 का अंक 2 बार, 3 की घात 2। ठीक है ना बेटा। फिर 126 लिखा, तो 2 का अंक 1 बार, 3 का अंक 2 बार और 7 का अंक 1 बार। फिर लिखेंगे HCF। तो बेटा HCF मैंने क्या बताया था, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाले नंबर अपन को लिखने हैं। तो सबसे पहले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा करो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो तीनों संख्या अगर 3 दे रखी है तो तीनों में हो, 2 दे रखी है तो दोनों में हो। तो यहाँ पे देखो 2 का अंक तीनों ही संख्याओं में आ रहा है, तो 2 का अंक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। 3 का देखें इन दोनों में आ रहा है लेकिन ऊपर वाले में नहीं आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं रहा। 7 का अंक केवल यहाँ आ रहा है, ये भी उभयनिष्ठ नहीं रहा। 5 का अंक केवल ऊपर वाले में आ रहा है, औरों में नहीं आ रहा, तो ये भी उभयनिष्ठ नहीं रहा। केवल क्या उभयनिष्ठ है? 2। अब इसकी घात देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटी घात कितनी होती है? 1। तो 2 की घात 1 आंसर आ जाएगा। फिर लिखना है LCM। तो LCM का मतलब होता है जितने भी इसमें अलग अलग प्रकार के अंक आपको दिख रहे हैं उन सबको लिख लो। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, और इनकी सबसे बड़ी बड़ी घात लगा दो। 1, 2, 3, तो 2 की घात सबसे ज्यादा कितनी है? 3। 3 की घात देखें 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1। तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना हो जाएगा बेटा? 8। 3 की घात 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा 9, 5
गुणा 7। ठीक है ना भाई। अब इनको गुणा कर लें, क्या कर लें, गुणा कर लें। तो 8 नाम 72 और 72 पंजे हो जाएंगे 5 दूना 10, 360। फिर गुणा 7, 7 से गुणा किया 0, 7 छक्के 42, 2 4, 7 21 और 4 25, 2520। ये ले से आ जाएगा और ये में से आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब में से पे, एलसीएम का मतलब ले से पे। ठीक है ना भाई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे इबारती प्रश्न। क्या, इबारती प्रश्न, भाषा वाले सवाल, जिसमें भाषा लिखी आती है। ऐसे नहीं आता कि इन संख्याओं का ले से निकालो कि में से निकालो, डायरेक्ट नहीं आएगा। निकालना ले से में से ही है, लेकिन भाषा दे रखी होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31, 42 और 53 में भाग लगाने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल बचे। या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18 और 24 का पूरा पूरा भाग चला जाए। या एक घंटी 12 सेकंड बाद बजती है, जबकि एक दूसरी अलार्म घंटी 18 सेकंड बाद बजती है और तीसरी घंटी 15 सेकंड बाद बजती है। तो बताओ, यदि तीनों एक साथ 7 बजे बजी सुबह, तो अब वापस कितने बजे बजेंगी। इस टाइप के जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, भाषा वाले सवाल होते हैं, उनको कैसे करना है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहा हूँ। जैसे जिन सवालों में एचसीएफ निकालना है, उन सवालों में बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, ठीक है, सबसे लंबा, सबसे ज्यादा, ठीक है ना भाई, या ज्यादा से ज्यादा, सबसे बड़ा, बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी। ये सबसे बड़े का जो भाव है, ग्रेटेस्ट का जो सेंस है, वो आ रहा होगा सवाल में, ये शब्द आ रहे होंगे। तो उन सभी सवालों में अपन एचसीएफ निकालेंगे, में से पे निकालेंगे। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या वह सबसे लंबे डंडे की माप ज्ञात कीजिए जिससे हम संख्याएं दे रखी होंगी, इनको पूरा पूरा माप सके। या वह सबसे बड़े बर्तन की माप बताइए जिससे 12, 15 और 18 लीटर के दूध के बर्तन बराबर बराबर नापे जा सके। इस टाइप के जो सवाल होंगे, उन सब में अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जबकि एलसीएम के लिए सबसे छोटा, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, ठीक है ना भाई, सबसे कम, कम से कम, ये तो आएंगे ही आएंगे, डैश डैश डैश, ठीक। साथ में अलार्म घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाना। इस टाइप के जो सवाल होंगे जिनमें अलार्म घड़ी की बात हो रही है, या अलार्म घंटी की बात हो रही है, या ट्रैफिक सिग्नल की बात हो रही है, या वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाना है। जैसे कि राम एक वृत्ताकार मार्ग का 12 मिनट में चक्कर लगाता है, श्याम 18 मिनट में लगाता है। तो यदि वो एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें, तो बताइए वापस कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे।
तो इस टाइप के जो सवाल होंगे उन सभी सवालों में अपन के क्या करेंगे बेटा, एलसीएम। ठीक है ना भाई। या ट्रैफिक लाइट वाला के, ट्रैफिक लाइट लाल वाली 10 सेकंड में जलती है, हरी वाली 12 सेकंड में जलती है, पीली वाली 15 सेकंड में जलती है, तो एक साथ कितने टाइम बाद जलेंगी। तो इस टाइप के जो सवाल हैं उन सभी सवालों में एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब दूसरी बात ध्यान रखना, शेषफल की बात आती है। क्या? शेषफल। जैसे अभी मैंने पूछा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31, 42 और 53 में भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल बचे। तो जहां शेषफल शब्द आएगा उसमें आपको क्या करना है, यदि जिन सवालों में एचसीएफ निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा हूं तो इसका मतलब एचसीएफ निकलेगा। तो जिन सवालों में एचसीएफ निकालना है और उनमें यदि शेषफल दे रखा है तो शेषफल को पहले संख्याओं में से माइनस करेंगे और जो नई संख्याएं आएंगी उनका एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना भाई। जबकि अगर एलसीएम वाले सवाल में शेषफल दे रखा है तो पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम में उस शेषफल को ऐड किया जाता है। एचसीएफ में तो पहले संख्याओं में से माइनस करेंगे और उसके बाद नई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जबकि एलसीएम वाले सवालों में शेषफल को एलसीएम में निकालने के बाद जोड़ना है। एलसीएम में शेषफल जुड़ता है, एचसीएफ में शेषफल घटता है। ध्यान रहेगी बात। एचसीएफ इसमें तो एलसीएफ शेषफल घटेगा। क्या होगा बेटा? शेषफल घटेगा। जबकि एलसीएम में शेषफल जुड़ेगा, शेषफल जुड़ेगा। ये आपको दिमाग में रखना है अपने में सवाल करते समय। ठीक है ना भाई। हालांकि इस टाइप के सवाल हो सकता है कई बच्चों ने छोटी क्लासों में पढ़ लिए होंगे 4, 5, 6 में, लेकिन क्या है कि ये क्लास 10 से 4 साल का गैप लग गया, भूल गए हो तो मैंने यहाँ याद दिला दिया। दूसरा, सवाल को पढ़ के यदि संख्या का भाग लगाना है, मान लो किसी वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका दी गई संख्याओं में भाग देना है, तो एचसीएफ होगा। जबकि दी गई संख्याओं का भाग लगाना है तो एलसीएम निकलेगा। ठीक है ना भाई। चलो अब उदाहरण करते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी किताब का, एक्सरसाइज 2.2 का ये है। एक खेल मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग, क्या लिया बेटा? वृत्ताकार मार्ग। इस मार्ग का एक चक्कर, कौन से मार्ग का? वृत्ताकार मार्ग का। तो वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाने में रमन 18 मिनट का समय लेता है। एक चक्कर लगाने में कितना? 18 मिनट। जबकि अनुप्रिया इसी मार्ग का एक पूरा चक्कर 12 मिनट में करती है। रमन तो कर रहा है 18 मिनट में, अनुप्रिया कर रही है 12 मिनट में। ठीक है ना भाई। यदि वे दोनों एक साथ एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पे एक साथ मिलेंगे। पहले तो समझ लें, ये अपना वृत्ताकार मार्ग हो गया। ठीक है ना बेटा। और इस स्थान से वो रमन और अनुप्रिया एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। इस तरीके से इधर की वो चक्कर लगा रहे हैं, वो कौन सी? घड़ी की दिशा में। ठीक है ना भाई। तो ये बताना है कि वो दोनों वापस इस जगह एक साथ कितने समय बाद आएंगे। अब ध्यान से देखना, रमन तो क्या 18 मिनट में लगा रहा है, अनुप्रिया 12 मिनट में लगा रही है, यानी अनुप्रिया तेज चल रही है, रमन धीरे धीरे चल रहा है। समझ में आ रही है ना बात? अनुप्रिया तेज तेज दौड़ रही है, रमन धीरे धीरे दौड़ रहा है। अब रमन तो यहाँ पे पहुंचने में 18 मिनट लेगा, अनुप्रिया 12 मिनट में ही पहुंच जाएगी। अब रुकेगी नहीं, 12 मिनट में पहुंचने के बाद वो दोबारा दौड़ेगी। तो इसका मतलब रमन अनुप्रिया से 6 मिनट बाद पहुंचेगा यहाँ पे। तो फिर अगला चक्कर लगाएगी अनुप्रिया, तो अनुप्रिया का फिर 12 मिनट में होगा, जबकि रमन का 18 मिनट में होगा। तो 6 मिनट, फिर तो टोटल 12 मिनट में अनुप्रिया एक बार और चक्कर घूम जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके से दोनों एक साथ
प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको लिखाया था कि वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाने वाले सवालों में अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना भाई। तो देखिए सॉल्यूशन, यहां हमें वह छोटे से छोटा समय अंतराल चाहिए जो 18 व 12 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज हो। गुणनखंड नहीं है बेटा, क्या है, गुणज, मल्टीपल। ठीक है ना भाई। अतः अब इनका एलसीएम निकालेंगे अपन। 18 तो 2 से दिया 9, 3 से दिया 3, 3 से दिया 1, फिर 12 का 2 से दिया 6, 2 से दिया 3, 3 से दिया 1, फिर मैंने लिखा 18 बराबर 2 गुणा 3 की घात 2, 12 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3। तो एलसीएम क्या होता है, जितने भी अलग अलग अक्षर हैं उनकी सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 9 बराबर 36 मिनट। अब देखो 36 मिनट में रमन के 2 चक्कर होंगे, जब तक अनुप्रिया कितने चक्कर लगा देगी, 3, और दोनों एक साथ यहाँ मिल जाएंगे। अभी मैंने समझाया था कैसे, अनुप्रिया दौड़ेगी, रमन भी दौड़ेगा, तो रमन यहाँ पे 18 मिनट में पहुंचेगा, अनुप्रिया 12 मिनट में पहुंचेगी। तो इसका मतलब अनुप्रिया ने एक चक्कर में 6 मिनट का समय बचा लिया ना भाई। 6 मिनट पीछे चल रहा है, जब तक 6 मिनट का मतलब हो गया 1 तिहाई। क्या, 1 तिहाई। तो यहाँ पे पहुंचेगा जब तक वो चक्कर लगा देगी, 1 तिहाई का मतलब। ठीक है ना भाई। फिर रमन दोबारा घूमेगा, फिर 6 मिनट का अंतर आ जाएगा। 6 और 6 12 मिनट में अनुप्रिया का एक और चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वो हर एक चक्कर में 6 मिनट पीछे हो रहा है। तो 2 चक्कर में रमन कितने मिनट पीछे हो जाएगा, 12 मिनट पीछे हो जाएगा। और जब तक 12 मिनट में अनुप्रिया एक चक्कर और लगा देगी, तो इसका मतलब अनुप्रिया के 3 हो जाएंगे और रमन के 2 ही चक्कर होंगे इतने समय में। ठीक है ना भाई। इस तरीके से अपन भाषा वाले सवाल करते हैं। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन देख। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, इंपोर्टेंट भी है, आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना भाई। एक संगोष्ठी सभा है, प्रतियोगिता है। क्या है, प्रतियोगिता। उसमें 3 सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। ठीक है। कितने, हिंदी के 60 हैं, अंग्रेजी के 84 हैं और गणित के 108 हैं। अब हमको इनको इस तरीके से बैठाना है कि एक कमरे में हिंदी के हैं, दूसरे में अंग्रेजी के, तीसरे में गणित के। यानी ये नहीं कह रहा कि सारे हिंदी के विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बिठा दो। हर कमरे में बराबर विद्यार्थी होने चाहिए और एक कमरे में जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। जैसे ये कमरे हैं, ठीक है, बहुत सारे कमरे हैं। अब यही तो अपन को बताना है कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी। अब वो कह रहा है जैसे इस कमरे में मैंने बिठाए तो इसमें सारे विद्यार्थी हिंदी के होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें सब अंग्रेजी के होने चाहिए गाइस, और इसमें सब मैथ के होने चाहिए। लेकिन इसमें और इसमें तीनों में ही बराबर होने चाहिए, जबकि बराबर विद्यार्थी नहीं है। 60, 84 और 108 है। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने इसमें हिंदी के 30 बिठा दिए और बाकी के बच्चे हिंदी के 30 इसमें बिठा दिए। ऐसा तो कर सकते हैं, यानी हिंदी वाले बच्चों को अलग अलग कमरों में बिठाया जा सकता है, लेकिन दोनों ही कमरों में बराबर विद्यार्थी होने चाहिए, इनमें भी बराबर होने चाहिए। समझ में आ गई ना बात। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों को बराबर विभाजित कर दे। समझ में आ गई ना बात।
अब जब संख्याओं में भाग देना है तो क्या निकालेंगे, HCF। इस सवाल में देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि शब्द तो आया है कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी। शब्द क्या आया है, कम से कम, तो शब्द के अनुसार तो LCM निकलना चाहिए, कम से कम क्या निकलना चाहिए, LCM। लेकिन यदि गौर करें, क्या करें, गौर करें, ध्यान लगाएं, तो यहाँ पे कमरों की पूछी गई है संख्या और दे रखे विद्यार्थियों की संख्या, कमरों की संख्या नहीं दे रखी। अब कम से कम कमरे कब लगेंगे, जब हम एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बिठाएंगे, तभी तो कम से कम कमरों की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो मैं कह दूं एक 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 बिठा दो सब में, एक 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 बिठा दो सब में, बराबर बराबर बराबर। लेकिन कम से कम कब होंगे, जब एक कमरे में हम ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बिठाएं। समझ में आ गई ना बात। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा इसमें क्या है, हिंदी हिंदी की में एक कमरा में बिठा दो, अंग्रेजी अंग्रेजी की में एक। लेकिन जब हिंदी और अंग्रेजी की एक ही कमरे में बिठा देंगे अपन, तो एक कमरे में तो 60 हो जाएंगे, एक में 84 हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। कमरों में विद्यार्थियों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए और उन विद्यार्थियों के सब्जेक्ट भी समान होने चाहिए कि इस कमरे में जितने भी विद्यार्थी हैं सबके पास या तो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या गणित हो, केवल एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और हर कमरे में उतने ही स्टूडेंट होने चाहिए, बराबर बराबर। ठीक है ना भाई। सॉल्यूशन देखिए, कम से कम कमरों की आवश्यकता तभी पूरी हो सकती है जब कमरों में विद्यार्थियों की संख्या या प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम होगी। क्या होगी, अधिकतम। ठीक है ना भाई। अच्छा इनका HCF निकालते हैं। 60, 2 से दिया 30, 2 से दिया 15, 3 से दिया 5, 5 से दिया 1, फिर 84, तो 2 से दिया 42, 2 से दिया 21, 3 से दिया 7 और 7 से दिया 1, फिर आया 108, तो 2 से दिया 54, 2 से दिया 27, 3 से दिया 9, 3 से दिया 3, 3 से दिया 1, फिर इनको लिखेंगे 60 बराबर 2 का अंक 2 बार, 3 का अंक 1 बार और 5 का अंक 1 बार। फिर लिखा 84, 2 का अंक 2 बार, 3 का अंक 1 बार और 7 का अंक 1 बार। फिर लिखा 108, 2 का अंक 2 बार, 3 का अंक 3 बार। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। HCF उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाली संख्या है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो 2 है और एक 3 है। देखो एक तो 2 का अंक है सब में, एक 3 का अंक भी है सब में, 5 और 7 अलग अलग है, एक एक में, सब में नहीं है। ठीक है ना भाई। तो 2 की घात सबसे छोटी बड़ी सब जो भी है वो सब में समान है 2, जबकि 3 की सबसे छोटी घात 1 है। तो ये हो गया 4 गुणा 3 बराबर 12। इसका मतलब एक कमरे में जब अपन 12 विद्यार्थी बिठाएंगे तब हर कमरे में बराबर तो विद्यार्थी होंगे 12 12 12 12 और एक एक सब्जेक्ट के। जैसे हिंदी के 12 12 बिठाएंगे तो 5 कमरे हिंदी के लिए चाहिए, अंग्रेजी के लिए 7 कमरे चाहिए और गणित के लिए 9 कमरे चाहिए। तो कुल कमरों की संख्या, ये अभी विद्यार्थियों की संख्या आई बेटा, क्या आई, विद्यार्थियों की, क्योंकि ये 60, 84 और 108 विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी। इनका अपन ने HCF निकाला
तो ये विद्यार्थियों की संख्या आई। कौन से विद्यार्थी? जो एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा अपन बिठा सकते हैं। ठीक है ना भाई। अब कमरों की संख्या के लिए देखें, हिंदी के प्रतिभागियों के लिए कमरों की संख्या। तो हिंदी के कितने प्रतिभागी है भाई? 60। और एक कमरे में बिठाने कितने हैं? 12। तो 12 से अपन 60 बच्चों को कितने कमरों में बिठा सकते हैं? 5 में। 5/12 बराबर 5। ये 5 हो गए हिंदी के। फिर ऐसे ही निकाले अंग्रेजी के प्रतिभागियों के लिए कमरों की संख्या। अंग्रेजी के कितने हैं? 84। बिठाने वही 12 हैं। तो अंग्रेजी के लिए कितने चाहिए? 7 कमरे चाहिए। फिर ऐसे ही कैसे निकालेंगे? गणित के लिए विद्या कमरों की संख्या 108/12 बराबर 9। अतः कुल कमरों की संख्या बराबर 5 + 7 + 9। 7 और 5 12 और 9 21। कुल मिला के 21 कमरे चाहिए। जब हम प्रत्येक कमरे में बराबर 12 विद्यार्थी बिठाएंगे तो सभी विद्यार्थी समान रूप से बैठ सकते हैं। ठीक है ना भाई। अब अगले वीडियो में अपन अपरिमेयता सिद्ध करने वाले सवाल करेंगे और एक्सरसाइज आपकी जो 2.3 है उसके उदाहरण करेंगे। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? अब ये चैप्टर लगभग आधा सा हो चुका है। एक अपरिमेयता वाला और एक दशमलव वाला, ये 2 टॉपिक घट रहे हैं। इनको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियोज में। जब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखेंगे, इसको शेयर करेंगे और क्या करेंगे? उसको किताब में से जो अब तक हुई है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 उनको अपने हाथ से रफ पे सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ के ना? चलो, जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।